एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं BPCS 186 चैप्टर 2 मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस। इस चैप्टर में हमें मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस के अलग अलग मॉडल्स बताए गए हैं जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किए हैं। इसमें हमारे टोटल 7 मॉडल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, सेकंड गैस मॉडल, जनरल अडॉप्शन सिंड्रोम, थर्ड कॉग्निटिव एप्रेशन मॉडल, फोर्थ पर्सन एनवायरनमेंट फिट मॉडल, फिफ्थ नंबर साइकोडैमिक थ्योरी, सिक्स्थ जेनेट कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी एंड लास्ट डाइटिस्ट स्ट्रेस मॉडल। तो ये 7 मॉडल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉडल से, जिसका नाम है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है ये कैनॉन ने बताया था। ये कैनॉन ने मॉडल बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, उससे ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि आपके सामने ना सडनली एक डॉग आ जाता है, ठीक है, और वो आपको भौंकता है, वो आपको देख के, तो आप है ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे। आप सोचोगे कि अब मैं क्या करूं। आप या तो अगर आपके आसपास में कुछ डंडा या फिर पत्थर वगैरह कुछ होगा तो आप वो उठा के उसको मारने की कोशिश करोगे। तो उससे क्या होगा कि वो भाग जाएगा, वो डॉग वहाँ से भाग जाएगा। या फिर आप वहाँ से खुद भाग जाओगे, वहाँ से इतना तेज़ भागोगे कि आप या उससे बचने की कोशिश करोगे। तो हम ऐसा करते हैं जब भी क्या होता है कि हमारे हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे हम या तो हम उससे डील कर पाते हैं या फिर हम उसको डील जब नहीं कर पाते तो हम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो इसी मॉडल में यही चीज़ बताया गया है कि अगर ऐसे कोई सिचुएशन आती है जहाँ से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको डर लग रहा है या आप नर्वस हो रहे हो, आप उस चीज़ को उस टाइम पे बैलेंस नहीं कर पाते हो, तो आप भाग जाते हो। और अगर वो ऐसा सिचुएशन होता है कि आपके पास इतना कैपेबिलिटी है कि आप उससे डील कर सकते हो, तो आप उस चीज़ से फाइट करते हो, नहीं तो वहाँ से भाग जाते हो। तो ये इस मॉडल में हमें ये चीज़ समझाई गई है। जैसे नीचे डायग्राम में आप देख सकते हो कि कोई भी ऐसी थ्रेटिंग सिचुएशन, जैसे अब तो बहुत ज़्यादा डरावनी सिचुएशन होती है, तो क्या होता है कि हमें ना हमारे उस टाइम पे वहाँ पे ना हाइपोथैलेमस रिलीज़ होने लग जाता है। तो उसके बाद उसमें से भी 2 चीज़ें होती हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होता है। अगर सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसके बाद बहुत सारा ये होता है कि हमें ना जो हमारी जो पल्स रेट है ये डाउन होने लग जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे अंदर से पसीना आने लग जाता है, हम मतलब डर से जाते हैं कि हम कैसे कंट्रोल करें, क्या करें, और हमारा बीपी भी बढ़ जाता है और हमारी पल्स रेट भी बढ़ जाती है, हार्ट अटैक आने की भी वो हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। और एंड्रॉयड सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट करता है, एंड उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करता है कि आप जाओ और उस चीज़ से फाइट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये था हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो कैनॉन ने हमें बताया था। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड मॉडल, गैस मॉडल, जिसे हम जर्नल अडॉप्शन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये हैंस सेले ने हमें दिया था और इन्होंने इसमें 3 स्टेज बताई थी कि जब एक व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है तो वो इन 3 सिचुएशन को फेस करता है। फर्स्ट है अलार्म रिएक्शन, सेकेंड स्टेज होती है डिसोसिएशन एंड थर्ड होती है एसोशंस। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज है अलार्म रिएक्शन, अलार्म रिएक्शन बिल्कुल हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी पहले उस जो भी डरावनी सिचुएशन होती है उसको फेस करने के लिए प्रिपेयर होती है, और क्या होता है कि उसके बाद हमारी बॉडी बहुत सारी एनर्जी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है। जैसे हमारे अंदर से नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करती है, एंड्रियल ग्लैंड एक्टिवेट करती है। तो ऐसे हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है कि हम
जब वो सारी चीज़ें जब एक्टिवेट हो जाती है तो वो उससे लड़ने की कोशिश करती है। और अगर वो चीज़ जो उसको एनर्जी चाहिए होती है, जिस एनर्जी की उसको रिक्वायर्ड होती है कि वो सिचुएशन को फेस कर सके, जब उसको वो रिसोर्सेज या वो चीज़ नहीं मिलती है कि वो उस सिचुएशन को फेस करे, तब उसके बाद क्या होता है कि वो उस सिचुएशन को अब उसके हाथ से वो निकल जाती है और उसके बाद वो उस चीज़ से लड़ नहीं पाते हैं। अब जैसे मैंने डॉग का एग्ज़ाम्पल लिया था, तो डॉग का क्या है कि अगर आपके पास वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उसको पत्थर या डंडा हो कि आप उसको मार सको, उसको वहाँ से भगा सको, तो आप वहाँ से खुद भागने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपके पास कोई भी वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप उसको भगा सको, उसको डरा सको, तो आप खुद वहाँ से भागने की कोशिश करते हो। आपके हाथ में कुछ नहीं होता, इसलिए आप वहाँ से भागने की कोशिश करते हो। तो यही चीज़ हमारी फर्स्ट स्टेज में बताई गई है कि हमारी बॉडी को जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल, आपको डरावने वाली है, आपको आपके लिए वो नेगेटिव है, तो आपके अंदर से ना एक अलार्म रिएक्शन बजता है। जैसे हम सोते हैं और हमें सुबह अलार्म की ज़रूरत होती है उठने के लिए, हमें पता चल जाता है कि हाँ सुबह हो गई, वैसे ही हमारी बॉडी को भी एक, हमारी बॉडी से भी रिएक्शंस आते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो दिखने लग जाते हैं, बाहर आते हैं, बताते हैं कि हाँ हमें डर लग रहा है, हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें पसीना आ रहा है, इस चीज़ से आ रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज जो होता है अलार्म रिएक्शन। सेकेंड स्टेज होती है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि इसमें क्या है कि इसमें ना हम ना बहुत सारी एनर्जी को ना रिस्टोर करके रखते हैं। क्या होता है कि जैसे हम एनर्जी स्टोर कर रखी है हमने, तो उसके बाद क्या होता है जब भी कोई ऐसे सिचुएशन आती है ना, तो उस टाइम पे हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करके हम अपने उस सिचुएशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसको डील करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको जैसे सडनली आपने सांप देखा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उससे लड़ने मतलब वहाँ से उसको, उसका मतलब उससे बचने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करोगे, कहीं छुप जाओगे या उसी को भगाने मतलब वहाँ से हटाने की कोशिश करोगे या खुद वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे। तो आप बहुत सारे वहाँ से रिसोर्सेज मतलब आप वहाँ आसपास की चीज़ों को देख के आप ढूंढते हो कि मैं करूँ क्या। तो ऐसा ही होता है कि हम सेकेंड स्टेज पे आके देखते हैं कि हमारे पास उस सिचुएशन से लड़ने के लिए क्या हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं ऐसे कि हम उस सिचुएशन से लड़ सकें। जब ऐसा नहीं होता है तब हम क्या होता है कि हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी सांसें भरने लग जाती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है। और जब हम क्या करते हैं कि फिर उसके बाद क्या होता है कि एक धीरे धीरे जब ये चीज़ बढ़ती जाती है ना, तो आप क्या होता है कि आप उसके बाद एक अगले स्टेज पे आ जाते हो जिसे हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, आपने कोशिश करी, आपके जितनी भी रिसोर्सेज आपके पास थी, जितनी भी आपने एनर्जी बचा के रखी हुई थी, आपके अंदर बॉडी में जितनी भी एनर्जी थी आपने वो सारी यूज़ कर ली, बट आप फिर भी उस सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तब आप वो लास्ट स्टेज पे जाते हो और जिसका नाम है हमारी थर्ड स्टेज का एसोसिएशन। अब एसोसिएशन में क्या होता है कि वहाँ पे हम, उसमें क्या होता है कि हम लास्ट स्टेज पे तब जाते हैं जब हम बहुत लंबे टाइम तक हम वही चीज़ फील कर रहे हैं, हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, वही चीज़ें, वही टाइम, वो सारी चीज़ें हमारे साथ चल रही है। हम फर्स्ट स्टेज से हम सेकंड पे आ गए, बट फिर भी वो सेम है, और उसके बाद हम अब थर्ड पे आ गए, तो इसका मतलब वो हमारे हाथ से निकल चुकी है, अब हमारे हाथ में नहीं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अब हम थक चुके हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे भी होता है, हमारी परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी पे भी होता है, और इसका असर हमारे फुल बॉडी पे होता है, और साथ ही साथ जो हमारे आसपास में जो हमारे फ्रेंड्स कॉलेजेस हैं उन सब पे पड़ता है इसका असर। तो ये था हमारा गैस मॉडल, जिसको हम बोलते हैं जनरल अडॉप्शन सिंड्रोम, जिसमें 3 स्टेज होती है, स्टेज 1, 2 और 3। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट मॉडल जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव एप्रेशियल मॉडल। कॉग्निटिव एप्रेशियल मॉडल
ये लेजर्स और उसके कुछ फ्रेंड्स ने पर्सपेक्टिव, उन्होंने ये बोला था कि उनका ये पर्सपेक्टिव था इस मॉडल को लेके कि लेजर्स मानते थे कि हम, मतलब जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में इसकी डेफिनेशन भी बताई थी कि लेजर्स का मानना था कि इंडिविजुअल और जो एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्ट होता है ना, उसी से निकल के आता है हमारा स्ट्रेस। तो उन्होंने इस चीज़ को और अच्छे से डिफ़ाइन किया है इसमें कि कोई भी जब ऐसे सिचुएशन आती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो उसमें हमारे दो चीज़ें होती है। या तो हम या तो हम उसको वहीं पे, हमें लगता है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, नॉर्मल सा है, तो हम वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। या फिर दूसरा होता है कि हमारे साथ वो चीज़ लगातार फील होती जा रही है, हम लगातार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और ये हम डे बाय डे हम फेस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें वो चीज़ हमारे साथ लगातार चली जा रही है। तो एक ये होता है। इसमें क्या होता है कि जो जो कॉग्निटिव एप्रेशन मॉडल है, इसमें इन्होंने बताया कि जब एक व्यक्ति कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करता है, तो वो ये कैरी आउट, मतलब वो ये पता लगाता है कि वो क्या उसके लिए प्राइमरी एप्रेशल है या सेकेंडरी एप्रेशल है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एप्रेशल होता क्या है। मैं आपको बता दूँ कि प्राइमरी एप्रेशल वो होता है जो आपको लग रहा है कि ये जो आपका स्ट्रेस है, ये आपके लिए, आप स्ट्रेस, आप उसमें ना ये पता लगाते हो कि आपके लिए जब वो स्ट्रेस आपके लिए नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो आपको ये पता लगाना होता है कि आप वो जो स्ट्रेस सिचुएशन है आपके सामने वो कैसी है, आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें लेके आ रही है या नेगेटिव चीज़ें लेके आ रही है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंडरी एप्रेशल पे देखते हैं। सेकेंडरी एप्रेशल में क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ठीक है, तो अब क्या है कि अब बात यहाँ पे आती है कि अगर सिचुएशन है और वो आपके लिए नेगेटिव है, तो अब उसमें आप ये देखते हो कि अब उसको लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं है, मतलब उन रिसोर्सेज से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जैसे हम कई बार होता है ना कि हम थोड़ा बहुत लो फील करते हैं, तो हम अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं घूमने, तो हमारा जो वो सैडनेस होता है हम कम हो जाता है हमारा, और या तो हम उनसे कॉल पे बात कर लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज है जिससे हम यूज़ करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं या नहीं है। तो ये चीज़ हम देखते हैं। अगर ये होता है कि हमारे पास है तो वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर नहीं होता है तो उसके बाद क्या होता है कि हम स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार वो चीज़ चल रही है हमारे साथ। फिर उसके बाद हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं बट हम हार जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज होते नहीं हैं, तो वो रीअप्रेशल हो जाता है। इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी एप्रेशल, जिसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, या तो रिसोर्सेज सॉरी हम देखते हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास है या नहीं है। और प्राइमरी में हम देखते हैं कि ये क्या वो स्ट्रेस हमारे लिए डेंजर है या नहीं है। तो ये है हमारा कॉग्निटिव एप्रेशन मॉडल, जिसमें हम कोई भी व्यक्ति जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आता है, उसको फेस करता है, तो ये दो चीज़ें देखता है, या तो प्राइमरी एप्रेशन या फिर सेकेंडरी एप्रेशन। अब उसके बाद हमारा फोर्थ मॉडल आता है पर्सन एनवायरनमेंट फिट मॉडल। अब ये जो मॉडल है ये हैरिसन और कैप्लन ने 1982 में हमें इस मॉडल में बताया था कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे एक एम्प्लॉय है, उसको ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो उसके पास है ना इतनी एबिलिटी है कि वो इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर सकता है, तो वो उसके पास कोई स्ट्रेस ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज भी है और एबिलिटी भी है उसके पास, कि वो उसके थ्रू वो अपने प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर सकता है। बट इन सिचुएशन की उसके पास जब वो प्रेजेंटेशन आती है और उसको लगता है कि यार ये तो मेरे से हो नहीं सकता, ना ही मेरे को कुछ समझ में आ रहा है कि मैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड करूँ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकूँ प्रॉब्लम को, तो उसको स्ट्रेस फील होगा।
तो इस मॉडल में यही चीज़ बताया गया है कि जब हमारे पास हमारी जो क्षमता होती है, मीन्स एबिलिटी, जो हमारी एबिलिटी के बाहर होता है काम, तो हम उसमें क्या होता है कि उसके वजह से हमें स्ट्रेस फील होता है। तो अब जो उसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है फिफ्थ, साइकोडायनामिक थ्योरी। इस थ्योरी को फ्रॉइड ने डिस्क्राइब किया है और इन्होंने इसमें दो चीज़ों में मतलब इसको डिवाइड किया गया, एक सिंगल एंग्जाइटी एंड सेकंड ट्रोमेटिक एंग्जाइटी। अब सिंगल एंग्जाइटी और ट्रोमेटिक एंग्जाइटी हम समझते हैं। जो पहला है वो सिंगल एंग्जाइटी। सिंगल एंग्जाइटी में क्या है कि सिंगल एंग्जाइटी मतलब कि जैसे कोई भी एक बाहर से कोई ऐसी चीज़ आए जो हमारे लिए डेंजर है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, उसी को हम सिंगल एंग्जाइटी बोलते हैं। और सेकंड है ट्रोमेटिक एंग्जाइटी। ट्रोमेटिक एंग्जाइटी को हम ना पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी बोलते हैं। मतलब इसके अंदर क्या है कि कोई ऐसा आपके पास्ट में हुआ है जो अगर आप उसके बारे में सोचते हो तो आपको स्ट्रेस होता है, या फिर वो जो आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसा डेंजर हुआ है और वो सडनली आपके प्रेजेंट में फिर से आपको वो चीज़ देखने को मिल रही है, तो आपको उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले तो ये हो सकता है कि जैसे आपके पास्ट में किसी आपके बहुत जो आपसे बहुत ज़्यादा करीब थे उनकी डेथ हो जाती है, तो अगर आप उसके बारे में सोचते हो तो आपको उस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि वो मुझसे दूर हो गया, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। तो ट्रोमेटिक एंग्जाइटी उसी को बोलते हैं। इन्होंने इस मॉडल में इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था और इनको डिस्क्राइब किया था फ्रॉइड ने। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉडल आता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। इस थ्योरी में भी हमारे दो पॉइंट्स के ऊपर बहुत अच्छे से बात की गई है जिन्हें हमें समझना चाहिए, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि मतलब जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब वो जीनोटाइप वो होता है जो हमें दिखता है, मतलब कि कि इसके वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, ये एक पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। और फिनोटाइप वो होता है जो हम देख नहीं सकते, वो हमारे साइकोलॉजिकली ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिसे हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते कि हमें इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये हो गया फिनोटाइप। हमारा लास्ट मॉडल है डाइटिस स्ट्रेस मॉडल। ये जो मॉडल है, ये इस मॉडल में हम ये देखते हैं कि इसमें हमें स्ट्रेस होता है या नहीं होता है, मतलब किस तरीके से होता है। मतलब इस थ्योरी में क्या है कि इसमें जेनेट कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। मतलब मैं एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। जैसे फैमिली में होता है ना कि जैसे हमारे परदादा को सांस लेने की दिक्कत थी, फिर उसके बाद हमारे पापा को भी सेम वही दिक्कत हुई, फिर मुझे या फिर मेरे भाई को, किसी को भी मतलब वो चल रही है प्रॉब्लम, उसको भी सेम वही ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम आपके साथ कंटिन्यू चल रही है। मतलब जैसे बोलते हैं ना पीढ़ियाँ तो पीढ़ियाँ जैसे टाइप में बोलते हैं, लाइक वैसे वो चलती जा रही है। तो उससे क्या हुआ कि हमें पता है ये हमारे पापा को भी हुई है, हमारे परदादा को भी हुई है, सबको हुई है। तो उससे क्या हुआ कि हम स्ट्रेस में नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है हमारी। बट अगर किसी को वैसे ही मतलब और उसके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ब्रीथिंग प्रॉब्लम की, बट उसे है, तो उसकी वजह से उसको स्ट्रेस होगा क्योंकि उसको लगेगा कि मुझे दवाइयाँ लेनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, और मुझे बार बार ये दिक्कत हो जाती है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा। तो इस थ्योरी में यही चीज़ बताया गया कि इसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनली थ्योरी इसमें
मेन पार्ट है कि इसमें इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया कि जेनेटिक की वजह से तो लोग स्ट्रेस नहीं लेते क्योंकि उनको पता है कि ये तो चलता जा रहा है, बट जो जेनेटिक नहीं है उनको स्ट्रेस होता है। तो ये थे हमारे 7 मॉडल जिनको हमने अभी स्टडी किया। अगर आपको इन 7 मॉडल्स में से किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। इसमें हमने जो सबसे पहला मॉडल पढ़ा था वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पढ़ा था जो कैनॉन ने पुट किया था। एंड जो सेकंड मॉडल था वो था गैस मॉडल जनरल अडॉप्शन सिंड्रोम जो हैंस सेले ने पुट किया था। एंड उसके बाद हमने देखा था कॉग्निटिव एप्रिशियल मॉडल जो लेज़र्स एंड उसके कुछ फ्रेंड्स ने साथ में मिलके वो हमें बताया था कि उसमें हम 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं, या तो हम प्राइमरी एप्रिशियल देखते हैं और सेकेंडरी एप्रिशियल देखते हैं। एंड उसके बाद था हमने देखा था साइकोडायनामिक थ्योरी, एंड उसके बाद हमने देखा था जेनेट कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, एंड लास्ट हमने देखा था डेट स्ट्रेस मॉडल। तो ये थे हमारे 7 मॉडल जिनको हमने अभी अच्छे से समझा है, जाना है कि ये मॉडल्स क्या हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट होता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और आई होप आपको समझ में भी आया हो। तो प्लीज़ मुझे रिव्यू दीजिए कि आपको समझ में आया नहीं आया। अगर कोई भी चेंजेस या कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, और इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।